Hello students, today we will discuss about measurement. What is measurement? Measurement is a process of comparing any physical quantity with a standard unit. कि measurement क्या है? मापन. measurement क्या है? measurement किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर करने की प्रक्रिया है. जैसे हमें अगर जैसे मान लेते हैं कि हमें 5 किलोग्राम एप्पल चाहिए, तो हम मार्केट जाते हैं और मार्केट में दुकानदार से जिससे हम 5 केजी एप्पल मांग रहे हैं उसके पास केवल 1 केजी का वज़न है. तो वो क्या करेगा, 1 केजी जो है, 1 किलोग्राम जो है वो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है मास का. मास मेजरमेंट करने के लिए ये स्टैंडर्ड यूनिट है. तो अब हमें 5 किलोग्राम चाहिए, तो वो दुकानदार क्या करेगा, 1 किलोग्राम से उस एप्पल को 5 बार तौलेगा, 5 बार उसको कंपेयर कराएगा. क्योंकि हम देखते हैं वो जो हमारा वेट है उसको एक तरफ रखता है 1 किलोग्राम को, और एक तरफ क्या करता है, एप्पल को रखता है. जब दोनों बराबर आ जाते हैं तो 1 किलोग्राम एप्पल हो गया. इसका मतलब वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है. हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको कंपेयर कर रहा है एक स्टैंडर्ड यूनिट से. तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हमारा मेजरमेंट कहलाएगी, मापन कहलाएगी. अब देखिए, जैसे हम 5 किलोग्राम एप्पल ले लिए, तो 5 किलोग्राम एप्पल को मेजर करने के लिए दुकानदार ने क्या किया, 1 किलोग्राम को 5 बार कंपेयर किया. तो 5 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1 केजी. तो जहाँ पे 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है. मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हमें ये बताता है कि किसी भी मेजरमेंट में जो कंपेयरिंग की गई है वो कितने टाइम्स की गई है. तो यहाँ पे 5 जो है वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो कंपेयरिंग है वो कितने बार की गई है. और 1 केजी क्या है, हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं. सिमिलरली उसी तरीके से अगर हमें 10 मीटर कपड़ा चाहिए तो दुकानदार के पास हम जाएंगे तो वो कोई 10 मीटर की स्केल नहीं रखा है कि डायरेक्ट आपको 10 मीटर के स्केल से मेजर करके दे देगा, बल्कि उसके पास 1 मीटर की स्केल होती है. वो क्या करता है, 10 मीटर के कपड़े का मेजरमेंट करने के लिए वो उस कपड़े को वो 1 मीटर से 10 बार मेजर करता है. मतलब 10 बार उसको वो कंपेयर किया. तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगी, हमारा 10 हो जाएगी, और हमारा जो यूनिट है वो 1 मीटर. इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मल्टीपल के फॉर्म में, कि क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनटू यूनिट. अब देखिए, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू साइज ऑफ यूनिट. फिजिकल क्वांटिटी को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर दिए, न्यूमेरिकल वैल्यू को स्मॉल n से, और जो यूनिट है उसको U से. तो कैपिटल Q इक्वल टू n इंटू U. और फिर हम देखते हैं क्या अगर हम यूनिट को चेंज करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज होता है या नहीं, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता है तो क्या फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंजिंग आती है या नहीं है, आती है. उसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि किसी रूम का जो लेंथ है वो कितना है, 5 मीटर है. 5 मीटर है, तो यहाँ पे 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर क्या है, यूनिट है. अब हम इसको यूनिट को, मीटर को हम चेंज कर रहे हैं सेंटीमीटर में. तो हम देखें कि 5 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 500 सेंटीमीटर. तो अब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी, जो 5 मीटर, तो 5 थी पहले न्यूमेरिकल वैल्यू. अब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई, 500 हो गई. मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी है, लेकिन मीटर, पहले यूनिट मीटर था, अब ये यूनिट क्या है, सेंटीमीटर. इसका मतलब कि जो यूनिट है वो डिक्रीज हो रही है. फिर ऐसे ही देखते हैं, इसको हम मिलीमीटर में चेंज करते हैं. तो जब इसको हम मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो देखते हैं कि अब ये कितना हो गया, 5000 मिलीमीटर. कि अगर हम
यूनिट को और डिक्रीज किए हैं और छोटी यूनिट लिए हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो वो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन चाहे तो हम 5 मीटर कहें, चाहे 500 सेंटीमीटर कहें, चाहे 5000 मिलीमीटर, क्या जो रूम की लेंथ है 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर क्या अलग अलग हैं? दोनों तो सेम है। तो इसका मतलब कि अगर हम यूनिट को चेंज करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक, और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में क्या रिलेशन हमें दिख रहा है कि हम देखें यहाँ पे एग्जांपल के ज़रिए कि जैसे जैसे हम यूनिट को डिक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। मतलब जस्ट उल्टा रिलेशन है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, या एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, और अगर पहला डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वही नीचे लिखा गया है कि हियर वी सी दैट एज न्यूमेरिकल वैल्यू इज विथ डिक्रीज इन यूनिट, दस द न्यूमेरिकल वैल्यू एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज यू ऑफ द यूनिट। कि इससे ये क्लियर है कि जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस यूनिट के साइज के, मीन्स n प्रोपोर्शनल 1/u। तो इसको हम लिख सकते हैं, u को इधर ला दिए तो n इंटू यू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल होता है, तो n इंटू यू इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब कि हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी बनी रहती है। मीन्स कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को वो एक यूनिट के बजाय दूसरे यूनिट में मेज़र करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में तो चेंजिंग होगी, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिजिकल यूनिट क्या होती है? व्हाट इज़ फिजिकल यूनिट? तो देखिए जैसे 1 किलोग्राम, अभी किसी मेजरमेंट के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट क्या लिए? जब हमें मास को वो मेज़र करना था तो हम 1 किलोग्राम से कंपेयर कराएं, हमें लेंथ को मेज़र करना था तो हम 1 मीटर से कंपेयर कराएं। तो जिससे हम मेजरमेंट के लिए जिससे हम कंपेयर कराते हैं वो हमारी क्या होती है? फिजिकल यूनिट होती है। द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेज़र द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड ए फिजिकल यूनिट। कि हम क्या करते हैं कि मेजरमेंट के लिए जिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को वो हम लेते हैं वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होती है वो फिजिकल यूनिट कहलाती है। जैसे अभी हम मास के केस में किलोग्राम को देखें, लेंथ के केस में हम मीटर को देखे हैं। ठीक, अब ये नहीं है सेम काइंड क्यों कहा गया? क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का यहाँ पे मतलब ये है कि जो कंपेयर होना चाहिए वो उसी फॉर्म में, कि अगर हमें लेंथ को मेज़र करना है तो जो यूनिट हम लेंगे वो लेंथ का लेंगे, तो चाहे तो सेंटीमीटर लें, चाहे मीटर लें, चाहे मिलीमीटर लें, चाहे किलोमीटर लें। लेकिन अब ये नहीं है कि हम लेंथ को किलोग्राम में मेज़र कर दें, हम ये कह दें कि 10 किलोग्राम लंबा रूम है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान देना होता है कि सभी यूनिट से सभी क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, सेम काइंड, क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। इससे कोई कन्फ्यूजन किसी को ना हो कि नहीं सेम काइंड क्यों यूज किया गया है। फिर देखिए डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल यूनिट। एक फिजिकल यूनिट की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये पूरी तरह से क्या होना चाहिए? परिभाषित होना चाहिए। मतलब ये पूरी तरह से एकदम पूरी तरह से ये डिफाइन हो, जिससे कि इसके वैल्यू में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग ना हो। कि नहीं 1 किलोग्राम अगर पूरी तरह से डिफाइन नहीं होगा तो हम किसी दूसरे अमाउंट को 1 किलोग्राम कहेंगे और कोई दूसरा इंसान दूसरे अमाउंट को, कम या ज़्यादा अमाउंट को 1 किलोग्राम कह देगा। लेकिन 1 किलोग्राम या 1 मीटर ये सब क्या है? पूरी तरह से डिफाइन है, जिस कारण ये क्या होते हैं
स्टैंडर्ड फिजिकल यूनिट होते हैं। दूसरा कि इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज़, ये क्या होना चाहिए, एक सुविधाजनक साइज़ का होना चाहिए। अब 1 किलोग्राम जो है वो बहुत बड़ा, हम क्या करें कि 1 किलोग्राम को न लेके सीधे सीधे 100 किलोग्राम को बेसिक यूनिट लिए होते हैं, तो क्या वो पॉसिबल होता उससे मेजरमेंट? प्रॉब्लम क्रिएट होती, क्योंकि 100 किलोग्राम जो है बहुत बड़ा हो जाता। तो इसलिए जो भी हम यूनिट लेंगे, जो फिजिकल यूनिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सुविधाजनक साइज़ में हमें प्राप्त होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और ये चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ। ये नहीं कि आज 1 किलोग्राम इतना है तो कल 1 किलोग्राम थोड़ा सा बढ़ जाएगा या थोड़ा सा घट जाएगा। आज जितना है 1 किलोग्राम 100 साल बाद भी उतना ही 1 किलोग्राम रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी ईज़िली रिप्रोड्यूसिबल, ये क्या हो कि वो ईज़िली अवेलेबल होगी। जैसे अगर ख़राब हो गया हमारा 1 किलोग्राम का जो बटखरा या फिर 1 मीटर की जो स्केल है जिससे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, वो अगर ख़राब हो जाए तो हम आसानी से दूसरा अवेलेबल करा पाएँ, आसानी से दूसरा हम बना सकें। ये नहीं कि ऐसा रहे कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहे कि उसे ख़रीदना मुश्किल हो जाए। इट शुड बी इंडिस्ट्रक्टिबल, कि क्या होना चाहिए, डिस्ट्रॉय जल्दी ना हो, इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि बने। इस पे बाहरी किसी कारक का इफ़ेक्ट नहीं कि अगर प्रेशर बदल गया तो उसकी वैल्यू बदल जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरह से इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ये ईज़िली एक्सेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे अब मेनली 2 टाइप के यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे अभी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ें, तो उन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए या उन क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट के लिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट के लिए जिन यूनिट्स का इस्तेमाल होता है वो सभी यूनिट्स क्या होती हैं, हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। और फंडामेंटल, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी थी कि ये दूसरों पे डिपेंड नहीं करती है, वैसे ही फंडामेंटल यूनिट की प्रॉपर्टी है कि ये क्या होती है, दूसरे किसी भी यूनिट से इनको डेवलप नहीं किया जा सकता है, ये दूसरे यूनिट से इंडिपेंडेंट होती हैं। ये अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो थी 7 थी, तो फंडामेंटल यूनिट्स भी कितनी होंगी, 7 होंगी, जो कि टेबल में दिया गया है कि लेंथ का फंडामेंटल यूनिट मीटर होता है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल होता है। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा, फंडामेंटल यूनिट के अलावा जितनी भी यूनिट्स हैं वो सभी क्या हैं, हमारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक, और इनको जो भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो उन सभी यूनिट्स की एक खासियत होती है कि उन सभी यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। जैसे यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की यूनिट जो है वो डिराइव्ड यूनिट है। क्यों? क्योंकि देखिए स्पीड की यूनिट को हम इजीली डेवलप कर सकते हैं उसके फार्मूले से। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अब हमें अगर स्पीड की यूनिट चाहिए तो स्पीड की यूनिट निकालने के लिए हमें इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर होता है, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होता है, तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड जो है वो क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट है। इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन की यूनिट को अगर निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड उसकी यूनिट हो जाएगी, टाइम इंटरवल का सेकंड हो जाएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम फोर्स का कैलकुलेट करना चाहें तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का किलोग्राम होता है, एक्सेलरेशन का भी हम देखिए कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो फोर्स का पूरा यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं कि एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट जिनका इस्तेमाल सभी ये क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जनरली कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। पहला क्या है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या है, ये सबसे पहले फ्रांस में सेटअप किया गया था। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लेंथ को, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में और हम मास को ग्राम में और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। ऐसे एफपीएस सिस्टम, एफपीएस में क्या है, एफ मीन्स फुट, पी मीन्स पाउंड, एस मीन्स सेकेंड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो लेंथ है हमारा वो फुट में और जो मास है वो पाउंड में और जो हमारा टाइम है वो सेकेंड में मेजर होता है। ऐसे ही एमकेएस सिस्टम में क्या है कि जो हमारा लेंथ है वो मीटर में, जो हमारा मास है वो किलोग्राम में और जो टाइम है वो हमारा सेकेंड में मेजर होता है। नेक्स्ट है हमारा एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या होता है, ये हमारा एक शॉर्ट संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है किसका, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का। और ये इसमें दो तरीके की क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स प्रोवाइड की गई हैं, फिजिकल क्वांटिटी के लिए और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के लिए। फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स ऑलरेडी आप अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं सभी का, उनके सिंबल भी यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए कि मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से और कैंडिला को सीडी से, मोल को एमओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स से इसमें हैं। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। और इनकी यूनिट्स जो होती हैं बेसिक यूनिट वो रेडियन और स्टेरेडियन होता है। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, प्लेन एंगल क्या होता है कि अगर कोई एक हम सर्किल लें, एक सर्किल लें और सर्किल का जो आर्क, सर्किल का अगर कोई आर्क ले लें, सर्किल का एक चाप, जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा पी क्यू जो है वो आर्क है। तो वो आर्क उस सर्किल के सेंटर पे, उस सर्किल के सेंटर पे जो सब्टेंड करेगा वो हमारा क्या होगा, प्लेन एंगल होगा। जो एंगल वो सब्टेंड करेगा वो एंगल हमारा प्लेन एंगल होगा। और ये प्लेन एंगल जो होता है इसका फार्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे आर्क हमारा पी क्यू है, रेडियस आर है, तो इसलिए एंगल थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू अपॉन आर। लेकिन सॉलिड एंगल क्या होता है, जो एंगल है ये टू डायमेंशनल है, इसको इसलिए इसको हम आसानी से इस कॉपी पे आसानी से इसको ड्रा करके समझाया गया। लेकिन सॉलिड एंगल जो होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है कि अगर हम कोई स्फेयर ले लें, अब स्फेयर थ्री डायमेंशनल है तो ये यहाँ पे स्फेयर बनाया गया है, लेकिन ये भी हमें क्या देखने से लग रहा है कि सर्किल ही है, लेकिन एक्चुअल में ये सर्किल नहीं, स्फेयर है। जैसे मान लें कोई एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल पे हम देखते हैं कि कई आकृतियाँ बनी होती हैं। तो अगर जो आकृति बनी है वो एक हम सर्किल बना लें, एक सर्किल जो थोड़ा सा पेंटागन टाइप की आकृति बनी होती है वो ना बना के एक हम सर्किल ड्रा कर लें, तो अब उस सर्किल से हम देखते हैं तो वो जो एरिया, सर्किल का एरिया होगा, उस एरिया को अगर हम कट करके निकालें और वो जो हमारा फुटबॉल है वो पूरा सॉलिड हो, कट करके उसे ऐसा निकालें कि वो धीरे धीरे सेंटर की तरफ बढ़े, सेंटर तक से हम कट करके निकाल लें। लेकिन वहाँ पे सेंटर से उस एरिया तक क्या शेप जो हो वो कैसा बने, एक कोन के टाइप का बने। जैसे कोन के टाइप का हम कट करके निकाल लें, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, तब किसी भी स्फेयर के सरफेस एरिया के द्वारा उस स्फेयर के सेंटर पे जो एंगल डेवलप होता है वो उसका सॉलिड एंगल कहलाता है। और सॉलिड एंगल जो होता है उसका फार्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक स्मॉल एरिया डी ए लिए हैं,
और रेडियस हमारा क्या है, आर है, तो इसलिए सॉलिड एंगल इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर हो जाएगा।